वेलकम बैक। परवेज संदेला साहब, आपसे जानना चाहूंगा, खान साहब ने यह भी गुफ्तगू की है आज जिस हवाले से मशरूत गैर मशरूत या मशरूत माफी की बात की गई है, वहां पे उन्होंने यह भी कहा कि मुझे भी अगवा किया गया हाई कोर्ट की जो अहाता है वहां से, और उस पर मुझसे माफी मांगी जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज आप ले आए, आप साबित कर दें कि मेरे लोग थे, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा बहुत पुराना है उनका। संदेला साहब, क्या वजह है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बना रही, ये साबित नहीं कर रहे कि जनाब ये देखें ये आपके लोग हैं, ताकि वो माफी मांगे और फिर जो आपका बयानिया है कि वो आखिर में माफी मांगेंगे, ये सूरत हाल बेहतर हो जाए। हुकूमती बयानिया है, क्या मज़ामत है, क्या रुकावट है वहां? देखें, मैं बिल्कुल इस पर रिप्लाई करता हूं। पहले मतलब आपने वसीम भाई जो उन्होंने अदलिया की इतनी शानदार किस्म की कारकर्दगी बताई ना 9 मई के बाद, देखें ये जो हमारी अदलिया है ना, समझना होगा मुझे, ये नवाज शरीफ के या इस हुकूमत पे या इस तरक्की के खिलाफ है या पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ है या पाकिस्तान के किसी सिस्टम के खिलाफ है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक ऐसा सिलसिला है 2016-17 से लेके अब तक, एंड ऑफ द डे पे जो फायदा है ना या जो नुकसान है वो आप देख ले किसका हुआ या फायदा किसका हुआ है। 2000 ये उन्होंने कहा ना कि हुकूमत में होते हुए, जनाब नवाज शरीफ साहब उस वक्त हुकूमत में थे जब इतना अरबों खरबों रुपए का केस चला था ना, जब पनामा वाला बताया गया था कि हुन पाकिस्तान अमीर हो जाएगा, सारे कर्जे ले जाएंगे, अरबा रुपया वापस आएगा, क्योंकि नवाज शरीफ की चोरी पकड़ियां गई हैं पनामा में। उसका जो फैसला हुआ था ना उनके दौरे हुकूमत में, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे हुआ था कि आपने झूठ बोला है, आपने सच नहीं बताया था, गोश और में लिखना नहीं है। ये जिस अदलिया ने किया था ना, वो मेरे ख्याल में तो उस वक्त हुकूमत नवाज शरीफ की थी, तो ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत। अच्छा, उसके बाद चलते 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 ये देखें, ये उसी तरफ जा रहा है। ये घर जाके धमकाने वाली बात, घर जाके डराने वाली बात खुदारा किया करें, शौकत जी सिद्दीकी का जिक्र किया करें, जिन्होंने बताया ये किस लिए सारा कुछ हुआ था। तो थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें कि एक साइड पे मतलब फायदा एक साइड पे होना है। वहां पर भी इमरान खान साहब को फायदा हुआ था जब इमरान खान साहब और आरफ हफीज साहब की कॉल पकड़ी गई थी कि भाईजान पकड़े गए हैं, हम घुस गए हैं पीडीपी के अंदर, हाँ जला दो, ये ऐसे ही घर पे जाएगा। ऐसे ना करें, फायदा इमरान खान को ही होना है। कहीं के किसी जगह पे आज भी नवाज शरीफ को मुसलसल 5 दिन लाहौर से इस्लामाबाद जाके इसी अदलिया में पेशियां भुगतनी पड़ती थी। 6-6 महीने मरियम नवाज की जमानत की दरखास्त नहीं लगती थी। फायदा इमरान खान को ही होना है। इमरान खान बनी गाला में बैठा हुआ 12-14 केसों में जमानतें लेता था, फायदा फिर भी इमरान खान का होना है। तो ऐसे ना करें, ये बड़ा एक तरफा चलता आ रहा है और चला ही आएगा। वो फिर संदेला साहब दूसरी जानिब से इल्जाम आयद होता है कि वो एयरपोर्ट पे आते हैं, वहां पे साइन होते हैं, वहां पे अदालतें पहुंच जाती हैं, फिर जाहिर रिलीफ तो सबको दिया गया। सर एयरपोर्ट पे आते हैं जब अपनी बीवी को छोड़कर, पता ना मरती हुई बीवी को छोड़कर आए थे अपनी बेटी के साथ, एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी देने आए थी पूरी की पूरा रेंजर वहां पे था। रेंजर की 2-4 बटालियन थी, कम से कम 25-30 हजार लगता था रेंजर वाले जहाज के इर्द गिर्द आ गए। क्या नवाज शरीफ ने उसकी फैमिली में ये इल्जाम लगाकर आग लगा दिए इदारों को कि हमें रेंजर वाले गिरफ्तार करने आए हैं क्योंकि हम तो गिरफ्तार होने हैं? क्या उसके बदले उन्होंने कहा था मुझसे माफी मांगो क्योंकि मैं जब एयरपोर्ट पे अपनी बीवी मरती को छोड़ के आया था, मुझे रेंजर वालों ने पकड़ लिया था, मेरे अगर अराकीन लाहौर एयरपोर्ट को आग लगा दी, जाके पंजाब असेंबली को आग लगा दी, जाके स्टेट बैंक को आग लगा दी, तो कोई गल नहीं, मैंने रेंजर वाले बड़े माफी मेरे को मांगो। सर ये रवैये जाने दे, ऐसे ना करें। ये भी सारे रवैये हैं ना, इनको भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अब देखें आ जाए जरा इमरान खान साहब वाली बात पे जो अभी आखिर में आपने की है। देखें रोला सारा फ्रिज का, फ्रिज लै दो, सारिया गल्लां बेहतर तो ठीक हो जाएंगियां, और कोई लड़ाई कोई नहीं। खान साहब की एक फ्रिज की लड़ाई है, अज लै दो, सारिया लड़ाइयां खत्म। खान साहब का देसी बकरा ते देसी मुर्गी जी खराब होती है, और कुछ भी नहीं है। ये मुझे जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। मुझे संदेला साहब के ना एक जुमले पे एतराज है कि वो ये कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उनकी हुकूमत में वो सब कुछ हुआ। तो संदेला साहब बड़े सादा से आदमी है। हुकूमत ना कभी नवाज शरीफ साहब की हुई है, ना कभी इमरान खान की हुई है, ना कभी बेनजीर की हुई है। हुकूमत जिनकी होती है वही सब कुछ करते हैं। संदेला साहब ए तारीख जो ना ए जुमला ठीक कर लो, अगे तो बोलो थे मेरे आप बड़े भाई भी हैं और मैं जाहिर है आपसे बहुत जूनियर भी हूं, और मुझे तो कम से कम मैं तो सीखने वाला हूं और लिसनर हूं ऑलवेज गुड। लेकिन ये आजाद भाई मुझे बिठा देते हैं बोलने के लिए, मैं तो गुड लिसनर हूं भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। लेकिन एक बात याद रखें, अगर ये इनकी हुकूमतें नहीं हो, अगर इनकी हुकूमतें ना उनकी होना, तो ये अपना वक्त पूरा करें। ये कभी भी पूरा वक्त नहीं करते, इसलिए इसका मतलब ये है कि अपनी हुकूमत के लिए मुजाहमत करते हैं और आगे घर फेंक दिए जाते हैं। हुकूमतें होती हैं इनकी, ऐसा जुल्म और ज्यादती हुकूमत किसी और की होती है, चेहरा किसी और का होता है। बस ये चीज ठीक जिस दिन होगी ना, मुल्क आगे चलना शुरू हो जाएगा, उस दिन सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अभी क्या मज़ामत भी यही है, ये बेबस है, ये हुकूमत बेख्तियार हुकूमत है, जुडिशल कमीशन नहीं बना सकती। नहीं सर, बेबस हुकूमत तो नहीं है, मैं नहीं समझता बेबस हुकूमत है। इसमें मैंने देखा ना, मेरे सवाल अब भी वहीं पे वही है। मैं अभी भी सवाल करता हूं कि वो कौन है
वो कहां से है, क्या है, सिस्टम का कौन सा हिस्सा है जो ये चीजें नहीं चलने देता। देखें, ये इमरान खान साहब वाली जो 9 मई वाली बात है ना, आप इसको जितना मर्जी मजाक उड़ा दें, इसका जो मर्जी कह दें कि सबूत नहीं है, पेश नहीं किए गए, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये किसी और मुल्क में हुआ होता तो ये ना होता जो यहां पर हो रहा है। इसको कौन रोक रहा है, इसको कौन नहीं चलने दे रहा। बहुत सारे चीजें ऐसी हमारे, वो अभी मेरे भाई ने बात की कि हमारे कंधे भी बाहर बैठ के वो बात करने की इजाजत नहीं देती। कौन नहीं चलने देता, कौन सजाएं नहीं होने देता, कौन इमरान खान को खत्म करके दूसरे हिस्से को इतना तगड़ा नहीं होने देता कि कल इमरान खान साहब की जगह ये ना, मतलब ये चले दुख दखेड़े वाली बात है, ठीक है, इसको फिर किसी वक्त के लिए छोड़ देते हैं, किसी वक्त के लिए छोड़ देते हैं जब मुनासिब वक्त हो और बेहतर वक्त हो। अच्छा, इसी पे मैं उमर जी शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के हवाले से बात हुई। जिस खत का मैंने हवाला दिया इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के, उस खत का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था, उसका आगाज ही शौकत अजीज सिद्दीकी की उस तकरीर से होता है और साथ ये भी लिखा गया कि उस मामले को भी प्रोब होना चाहिए। और उसके साथ दूसरी दिलचस्प बात वो ये भी है कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जब बरतरफ किया तो उस बरतरफी के खिलाफ अभी हाल ही में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वो केस सुना, उनकी बरतरफी के फैसले को कलअदम करार दिया और उस दौरान पूरा मौका दिया गया कि अगर इस हवाले से कोई फरीक इस केस में बनना चाहता है, वो आना चाहता है, वो उस वक्त का जो कॉन्टेक्स्ट था वो बताना चाहता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के सामने वो सबके सामने है। आजाद एक सेकंड, आजाद मेरा इस पे इतराज ये है कि ये वेले दी नमाज से वेले दी टकरां वाली गल है। जिस वक्त शौकत अजीज सिद्दीकी का हुआ था, अगर उस वक्त उनके साथी खड़े होते तो स्वाद फिर आना सी, लेकिन क्योंकि उस वक्त खड़े होते तो आज सुप्रीम कोर्ट के जज ना होते, इसलिए वो खड़े नहीं हुए। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। चले मेरे ख्याल में उससे आगे बढ़ते हैं, मामला आगे भी अदालत का हम जिक्र करते हैं। उमर दराज गुजर मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो फरीक बन के अब गया, अपील दायर कर दी गई है और उन्होंने कहा है कि ये इस फैसले में जो है वो अभाम है। कितनी हद तक ये अपील जो है वो मुअस्सर हो सकती है और कितनी हद तक उस फैसले पर असरअंदाज हो सकती है जिसके नतीजे में पीटीआई पर उम्मीद है कि उन्हें मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं? देखिए, आज जो नजर सानी की दरखास्त आई है उनकी जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो एक्सपेक्टेड थी। उसकी वजह यह है कि अगर मौजूदा सिनेरियो का आप समझने की कोशिश करें तो यूं मालूम होता है कि इलेक्शन कमीशन हो गया, मुस्लिम लीग नून हो गई या मुक्तदरा जो है वो शायद उन सब के मफादात एक जैसे हैं, तो तहरीक इंसाफ के लिए उसमें कोई अच्छी खबर ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन से नहीं आ सकती। अब जरा नजर सानी की दरखास्त को आप पढ़ें, उसमें जो प्रेयर की गई है, बाकी चीजें, उसमें वो एक बात कैटेगोरिकली कर रहे हैं। एक जानिब कहते हैं कि हमने 39 मेंबरान की हद तक आपके फैसले के ऊपर अमल दरामद कर दिया है, दूसरी जानिब कहते हैं कि हमने कोई गलत फैसला नहीं किया, हमने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की, हमने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा की है। अगर आपने आइन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी अदा की है तो वो 39 लोग जो है वो तहरीक इंसाफ के अभी आपने नोटिफाई क्यों किया सुप्रीम कोर्ट की हद तक, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इस सारे मामले के अंदर अगर आपने एक चीज देखी हो तो काजी फायज ईसा साहब का और मंदोखेल साहब का नोट पढ़ने वाला है जो शॉर्ट जजमेंट वाले दिन आया था, क्योंकि मंदोखेल साहब का नोट था और उससे एग्री किया था काजी साहब ने, तो उसमें बाकायदा तौर पे ये लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 जनवरी के फैसले को मिस इंटरप्रेट किया। ये मैं उन 8 जजेस की बात नहीं कर रहा, ये मैं उन 2 जजेस की बात कर रहा हूं जो 8 से हट के हैं। और उसके बाद या अफरीदी साहब भी कमोबेश इसी बुनियाद के ऊपर उन 39 लोगों को तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर कर रहे हैं। अब ये 11 लोग जजेस जो हैं 13 में से जब इस बात के ऊपर वो मुत्तफिक है, तभी इस बात के ऊपर उन्होंने फैसला दिया ना कि जनाब आपने उसका गलत इंटरप्रिटेशन की, आप उनको आजाद डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। अब आप जब नजर सानी लेके आए हैं तो मेरा ख्याल यह है कि टिक नहीं पाएगी, लेकिन फिर हमें जाना पड़ेगा। जो फाजिल जज साहब ने कहा था कि यूं लगता है कि इलेक्शन कमीशन केस जीतने के लिए आया हुआ है, तो उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके इस फैसले की वजह से कितना हिजान पैदा हुआ है, कितनी इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, और एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी का आप हक मार रहे हैं, लेकिन वो इसकी तरफ जाएंगे। तो उसकी वजह यह है कि फिर जब उनके ऊपर इल्जाम लगता है कि वो तहरीक इंसाफ की जानिब बायस्ड हैं, जब उनके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि वो किसी टीम की बी टीम के तौर पे बिहेव करते हैं, तो जाहिर है वो कहते हैं जी ये तो हमारे ऊपर प्रेशर डालने वाली बात है, हम आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब और उनके इलेक्शन कमीशन का किरदार कोई काबिल तारीफ नहीं है। वो 8 फरवरी से पहले भी काबिल तारीफ नहीं था, और 8 फरवरी वाले दिन तो बहुत ही बदतरीन था, और 8 फरवरी के बाद मजीद उसमें बदतरी में इजाफा ही हुआ, कोई उसमें बेहतरी की खबर हमने नहीं सुनी। सही। अच्छा, इसी में अब खालिद जमील साहब आपके नजदीक जाहिर है ये रिव्यू में जाके वो यही बात, जैसे अभी उमर ने भी बताया कि जाहिर है सूरत हाल तो इसी जानिब है, उसमें वो कह रहे हैं बल्ले का निशान छिन जाए तो वो पार्टी जो है इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती। दोबारा वही कह रहे हैं कि हमने तशरीह नहीं की, गलत। तो अब इसको कितनी हद तक आप देख रहे हैं कि ये पिटीशन जो है काबिल अमल हो सकेगी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि नजरसानी में कोई बहुत ज्यादा इनको रिलीफ मिल सकता है।
मास वाइज एक उम्मीद के मुमकिन है कि कोई 2-3 जजेस जो हैं कि वो अपनी कोई रिव्यू अपनी कोई राय जो है बदल लें, ये एक बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं और उस उम्मीद को बराबर करने के लिए कोशिशें भी बहुत चल रही हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा। वैसे इसके कोई प्रेसिडेंट है पहले आपके पास, आप समझते जी हैं? बिल्कुल है, उसी बेंच के बिल्कुल सामने है। review में देखें जाए काजी तो- फाइसा अच्छा। साहब का जो केस था ना, जब उनकी एहलिया के एसेट्स का केस था, तो उसमें जब एफबीआर को हुक्म दिया गया था कि तहकीकात करें, तो जब तहकीकाती रिपोर्ट तैयार होकर आई थी और जब वो सामने चीजें आई और उसमें कुछ चीजें मजीद ऐड हो गई, तो फिर उसी बेंच में से कुछ जजेस ने अपनी राय बदली और कहा कि इस तहकीकात को समझा जाए, तहकीकात हुई नहीं है, और केस वहीं खत्म कर दिया और कहा कि नहीं ये बनता ही नहीं है केस। तो वो उसमें राय चेंज हुई थी। तो उसी तरह से कोई उम्मीद लगाई हुई है कि शायद फिर कोई बात बन जाए। लेकिन इस देखें, इलेक्शन कमीशन ने जो आज पिटीशन फाइल किया ना, इसके अंदर कंट्रडिक्शन है जो मुझे नजर आई है। पहले वो ये कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की गलत तशरीह नहीं की, बल्कि हमने मनोअन उस पर अमल किया है। आगे जाके अपनी पिटीशन के आखिर में जाके वो ये कहते हैं कि जी कि अगर हमने जो सुप्रीम कोर्ट समझ दिया है कि गलत तशरीह की है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा हैं, तो ये हमें रिमांड बैक कर दें हमारे पास, हम खुद फिर इसकी दोबारा तशरीह करेंगे, तो ये आप तशरीह मत कीजिए इसकी ना। तो अब ये कंट्रडिक्शन जो है मेरा ख्याल है कि उनके अपने केस के अंदर भी है। और फिर एक और बात जो है मुझे जो फील हो रही है, बदकिस्मती से मैं फिर उसी तरफ जाता हूं, संदेला साहब जो है कि मैं उनके भी दुखों का मुदावा करना चाह रहा हूं, क्योंकि माजी में उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ है। और ये देखें, यहां पे सियासी जमातें इलेक्शन लड़ती हैं, सियासी जमातें पार्लियामान में पहुंचने के लिए जलसे जुलूस करती हैं, सब तगदो करती हैं, कोशिशें करती हैं, वोटर्स को मनाती हैं, और जो भी तरीके होते हैं आपके सियासी माली हर तरह के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पहले किसी एक इदारे पे इल्ज़ाम होता था कि वो भी एक सियासी जमात के तौर के ऊपर जो है ना कि वो बड़ा फंक्शनल है, बड़े एक अरसे से फंक्शनल है। उसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक सियासी जमात बनकर जो है कि इस इलेक्शन में हमें नजर आया कि ये खुद एक सियासी जमात बन चुका है। बराह रास्त इलेक्शन तो नहीं लड़ रहा, लेकिन वो जिसको पसंद करता है उसके लिए वो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हर फोरम के ऊपर उसके लिए फैसिलिटेट भी कर रहा है, और एक सियासी जमात के तौर के ऊपर जो केस भी लड़ रहा है। ये हुकूमती इदारे और रियासती इदारों को यह किरदार अदा नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपकी जो पुलिस हो, चाहे इंतजामिया हो, चाहे आपकी इलेक्शन कमीशन हो, या चाहे कोई और सिक्योरिटी का इदारा हो। मेरा ख्याल है उनको अपना काम करना चाहिए, सियासी जमातों को करने दीजिए। ये ना कीजिए कि आपके पास जो है कि फीता कोई और लगा हुआ है किसी नाम का, काम आप जो है वो सियासी करें, ये बंद हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कुछ चीजें ठीक होंगी। चलें, ये भी फिर वही फार्मूला है ना जो पहले आप बता रहे थे कि हुकूमत किसकी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस पे मैं वसीम आपसे जानना चाहता हूं, इसी पिटीशन में आर्टिकल 51 का भी जिक्र आया है, जिसके तहत बुनियाद बनाकर वो ये कह रहे हैं कि इस फैसले को जो है वो रिव्यू किया जाए। ये क्या मामला? अच्छा देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज ये जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई है, मेरी इतलात इस हवाले से कुछ और हैं, इससे अलग हैं, क्योंकि पहले ये फैसला किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर नहीं करेगा, क्योंकि जब ये नज़रसानी की दरख्वास्त लगनी है तो उसके बाद सबसे पहले जो जजेस का सवाल होगा वो ये होगा कि इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले में मुतासरा फरीक कैसे है। जैसे अभी उमर दराज गोंदल साहब भी मिसाल दे रहे थे, अभी इस मरकजी केस की समाअत थी, तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस शाहिद वहीद ने इलेक्शन कमीशन को यह मुखातिब होकर ऑब्जर्वेशन दी थी कि भले वक्तों में इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा होता था, अब हमें यह नजर आ रहा है कि जैसे वो एक फरीक बनकर अपने हलीफ के खिलाफ यह केस हर सूरत जीतना चाहता है। फिर हमने देखा कि उस फैसले के ऊपर असरअंदाज सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म करने के लिए, जाहिर करने के लिए गुज़श्ता रोज जो पार्लियामान ने एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी की, सेक्शन 66 और 104 में। तो उसके बाद आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहां रिव्यू में आया तो ये मेरे लिए एटलीस्ट कुछ सरप्राइजिंग था। अब इसकी पीछे वजूहात क्या है? क्या उस जो कानून बनाया गया है उसका कोई बहुत ज्यादा असर इस फैसले पर नहीं होगा, क्योंकि अभी तक चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, उसने कानून साजी की हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसने आज के रोज रिव्यू फाइल किया हो, या इससे कबल 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो अपना तफसीली इख्तिलाफी नोट 3 अगस्त को जारी कर चुके हैं, उन सब ने अब तक जितनी भी बात की है वो महज मफरूजों पे की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिटेल जजमेंट जो है जो 8 अक्सरियती जजेस का है वो अभी सामने नहीं आया, और हमारी इतलात ये है कि वो 2 हफ्तों के अंदर सामने आ जाएगा, क्योंकि जो उसके अथर जज हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, और वो 13 अगस्त के बाद चैम्बर वर्क पे भी जा रहे हैं। और उनका जो लेकिन उसमें वसीम, उसमें भी ये कहा गया ना, जैसे जिस तरमीमी एक्ट की आप बात कर रहे हैं,
और उसके सेक्शन 104 और 66 पे तरमीम की गई है। उसमें साथ ये भी है कि वो माजी पे भी उसका इतलाक होगा। अब जाहिर है ये भी एक सवाल था ना कि वो फैसला पहले आ चुका है, उसके बाद ये कानून जो है सामने आया, लेकिन उसमें ये वाजे कर दिया गया। अच्छा देखिए, अभी मैंने जैसे आपको कहा कि ये जो कानून बनाया गया है ये महज मफरूजों पे बनाया गया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिटेल जजमेंट नहीं आता तब तक इस बात का पता ही नहीं चलेगा कि जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उन्होंने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आइन की इंटरप्रिटेशन से दिया है या कानून की इंटरप्रिटेशन से दिया है या सिंपली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान माजी में गई है और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलतियां दुरुस्त की हैं। तो जब तक डिटेल जजमेंट इस हवाले से नहीं आता तो उस वक्त तक ना तो ये नजरसानी की जो दरखास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर होगी, क्योंकि जो 17वीं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी जजेस कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें जब मुस्लिम लीग नून की नजरसानी दरखास्त का मामला था तो उसमें भी जो 2 अक्सरियती जजेस थे उन्होंने यही कहा था कि एक तो गर्मियों की छुट्टियां हैं और दूसरा अभी तफसीली फैसला सामने नहीं आया। जब तक तफसीली फैसला सामने नहीं आता तो ये नजरसानी की जो दरखास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती। लेकिन मेरी इतलात ये भी है कि आने वाला जो दिन है, कल के दिन यानी 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो 3 रुकनी कमेटी है वो दोबारा एक मरतबा फिर बैठेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज की 184(3) की दरखास्त भी हो या फिर नजरसानी का मामला हो, उस पर गौर किया जाएगा। और यकीनन वो दरखास्त भी बड़ी अहम है इस मामले पर। लेकिन इसके साथ साथ ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि तफसीली फैसला आने के बाद ही ये मामला जो है वो सामने आएगा कि ये जो तरमीम की गई है वो कितनी काबिल अमल हो सकती है। उसके बाद फिर दीगर मामलात जो हैं उस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।